दोस्तों, मैं वकील गाजी कुछ खबर लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। राज्य पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। जज साहब ने यह भी कहा कि अपने डीजीपी को बता देना कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश पास करेगा कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं संभल में जो हिंसक घटना घटी, इस पूरी घटना को समझाने के लिए मैं आपको पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये घटना घटी है। नमस्कार। पूरे सरकारी सिस्टम ने मिलकर उत्तर प्रदेश के संभल में 5 मुस्लिम नौजवान युवकों को मस्जिद में सर्वे करने के लिए मार दिया। उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे वाली जो थ्योरी दी गई, उसका प्रैक्टिकल अब बिल्कुल साफ तौर पर सड़कों पर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने में 2 दंगे हो गए। उत्तर प्रदेश में ये क्यों हो रहा है? उन 5 युवकों का, इस देश के वो भविष्य, उन 5 युवकों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। लक्ष्मण यादव जी, 1.5 महीने में 2 दंगे हो गए उत्तर प्रदेश में। मुगलों ने 500 साल राज किया है इस देश में, तो क्या आप मुसलमानों से उनके 500 साल का बदला लेगी सरकार? क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, इस जरूरी और ज्वलंत विषय पर बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से सवाल ये है कि राम मंदिर का जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो भावनाओं के आलोक में वो फैसला दिया था। ये इस देश को भूलना नहीं चाहिए, सबूत उस तरह के नहीं थे। लेकिन उस समय ये माना गया कि चलिए, एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर, तो चलिए विवाद खत्म हुआ, कोर्ट का फैसला आ गया, अब मंदिर बनेगा, अब ये विवाद खत्म हो जाएगा, मस्जिद से मंदिर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कुछ और सवाल होंगे देश में। लेकिन उस समय भी हम लोग ये बात कह रहे थे कि आरएसएस ने 2-3 हजार ऐसे चिन्हित किए हैं जगहें जहां पर वो कहते हैं कि पहले मंदिर था, वहां मस्जिद बना दी गई तोड़ करके, हमें वापस वो सारे स्थल चाहिए। तो उसके बाद ये बहस तेज होने लगी कि भाई ऐसा होगा क्या। फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया, और बयान ये था कि हमें हर मस्जिद के नीचे से मंदिर नहीं खोजना चाहिए। राम मंदिर सबसे बड़ा केंद्र था, मामला खत्म हुआ, छोड़ा जाए। लेकिन आरएसएस प्रमुख के बयान को भी न मानते हुए उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े का, सांप्रदायिक नफरत का सबसे बड़ा केंद्र और प्रयोगशाला बन रहा है। आपने अपने सवाल में बहुत शानदार लाइन बोली है प्रज्ञा जी, मैं उसे दोहराकर अपने उत्तर में जोड़ रहा हूं कि पहले उसका एक नारा दे करके एक थ्योरी बताई गई, अब उसके प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, अब मस्जिद है, उसको उसके नीचे मंदिर है, इसका हम तुरंत याचिका दायर करेंगे, 1 दिन में उसके सर्वे का आदेश आ जाएगा, एक बार सर्वे हो जाएगा, दोबारा फिर होगा। ये प्रयोग है, और ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। और ये केवल इसलिए प्रयोग है क्योंकि इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगा करके, मंदिर मस्जिद के झगड़े लगा करके गरीब कमजोर मजलूम को दंगे में लपेटा जाए, उनको उकसा करके पत्थर मारने पर वो किया जाए। लक्ष्मण यादव जी, एक बात बताइएगा, 500 साल मुगलों ने राज किया, तो क्या बाबर ने क्या बनवाया, क्या हटवाया, क्या रखा, इसका जिम्मेदार क्या देश का मुसलमान हो गया है क्या? अब सब मुसलमानों से सरकार बदला लेगी क्या? ये हो क्या रहा है? मुझे समझना, इस चीज को समझ नहीं पा रही हूं मैं कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। 1.5 महीने में 2 दंगे हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। आप बहराइच हुआ, उसके बाद यहां पर भी हुआ। बहराइच में तो ऐसा कोई मामला भी नहीं था। आप सोचें, आप मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाए, केवल इसी बात से मुसलमान मारे नहीं जाएंगे। ऐसा भी होगा कि मस्जिद के सामने डीजे बजेगा, तो क्या इस देश में अब मस्जिद के सामने से डीजे भी न बजे? टेलीविजन पर बैठ करके बड़े बड़े विचारक, चिंतक, जिनके नेता बीजेपी आरएसएस के सिंपैथाइजर, जिनके अपने बच्चे किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लाखों रुपए की फीस वाले में, और हम तो देश भर में रोज, मतलब कई साल से ये बात चीख करके कह रहे हैं कि उनके जो सक्षम है उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, और वो यहां पर आग लगाते हैं कि अब हिंदू ये भी नहीं कर पाएगा, मस्जिद के सामने से डीजे नहीं बजेगा मस्जिद का। तो बहराइच में वो हुआ, और अब जो है यहां पर हुआ। बहराइच में एक बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी के लोगों पर एफआईआर किया, पता नहीं कोर्ट में उस पर कोई फैसला दिया कि नहीं, यहां सर्वे का फैसला जल्दी दे दिया। अब आपका सवाल, जो मूल सवाल है प्रज्ञा जी, असल में ये आग इसलिए लगवाई जा रही है कि कोई 500 साल का बदला नहीं लेना है, 2 काम करने हैं।
मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करो, साफ तौर पर वोट डालने जाएं तो बंदूक तान दो, उनको आई कार्ड चेक करने के बहाने उन्हें घर में लपेट दो, उनको वोट न डालने दो। लोकतंत्र, आज तो संविधान दिवस के दिन हम और आप बात कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज ये बात कहने का। संविधान की सबसे बड़ी शर्त, एक वादा, एक करार यह था कि हम एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार और एक वोट की एक कीमत, हिंदू मुसलमान जाति धर्म सब पे ऊपर। इसी उत्तर प्रदेश का असली मॉडल यह है कि वोट नहीं डालने देंगे अगर आप मुसलमान हैं तो, सीधे तौर पे कहा गया। और इसके सबूत दिए, समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदे इसके सबूत दिए, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। एक तरफ यह है कि मुसलमानों को उनका हक छीन लो, उनको अपमानित करो, उनको जलील करो, उनके मस्जिद के सामने डांस करो, उनको आपत्तिजनक गाने बनवा करके बजाओ, उनको शिक्षा रोजगार न दे करके देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाओ। और दूसरी तरफ हिंदुओं को गोलबंद कर दो, ताकि न जाति जनगणना पर बात हो, न बेरोजगारी पर बात हो, न शिक्षा बर्बाद हो रही उस पर बात हो, न महंगाई पर बात हो। हिंदू नाम पर कोई बाबा यात्रा निकालने लगेगा, कोई कहेगा बटोगे तो कटोगे। ये है असली खेल। और इसकी वजह से 500 साल का हिसाब, बाबर का बदला जो है अकरम से लिया जाएगा, और गरीब दोनों खेमे में जो है ना वो मारा जाएगा। और इसका प्रयोगशाला बन रहा है उत्तर प्रदेश, जो पूरे संविधान पर सबसे बड़ा संकट बन चुका है। साफ तौर पर ये बात है जी। लक्ष्मण यादव जी, आपने बिल्कुल बहराइच का जो जिक्र किया, उसमें मैं एक बात और जोड़ूंगी कि सरकार के काम करने का जो अंतर है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखा गया। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में दंगा होता है, तब एक हिंदू युवक की जान चली जाती है, विरोध में आए लोग लाठी डंडा लेकर बड़े बड़े यात्राएं निकाल रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, उनके बीच में पुलिस बउआ बनकर चल रही होती है। इसी उत्तर प्रदेश के संभल में दंगा होता है, विरोध में लोगों के बीच में पुलिस बंदूक तान कर खड़ी हो जाती है। ये कैसा अंतर है सरकार के काम करने का, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी? ये साफ दिख रहा है प्रज्ञा जी, ये इतना साफ दिख रहा है कि अगर बस आप देखने के लिए आंख खुली रखे हो तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि इनमें और उनमें अंतर क्या है। कब जो है एसपी लाइव आकर के कहेगा कि अब गोली मार देंगे, अगर आप आएंगे तो हम आपको गोली मार देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम एनएसए लगाएंगे। हमने 800 लोगों को मतलब बेनाम अनाम लोगों, अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर लिए। तो 800 लोगों के नाम जब अज्ञात एफआईआर दर्ज होती, इसका मतलब ये है कि हजारों लोग को पकड़ के पुलिस ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अज्ञात में सब आते हैं। ये पुलिस का रवैया है। इसी उत्तर प्रदेश में थोड़ा और पीछे जाएं तो गौ तस्करी के विवाद में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई। पुलिस थे, वर्दी में थे, सब कुछ था। पुलिस जब अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है, पुलिस अपना परमानेंट डीजीपी नहीं ले आ पा रही है, पुलिस को पुलिस खोज रही है, इतने तरह के अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये निर्देश पुलिस का नहीं है, ये निर्देश उन नेताओं का है जिनके हाथ में पुलिस है। मैं तो कई बार सोचता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि एक आईएएस आईपीएस एसोसिएशन जैसा कुछ होता है क्या? उसको नहीं लग रहा कि किस जगह कानून का रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है, लेकिन वोट न डालने देना आपकी जिम्मेदारी कब हो गई? अगर कोई सरकार आपसे कह रही है कि फला बूथ पर इतने % वोट से ज्यादा होनी नहीं चाहिए वोटिंग, ये सब लोग जान रहे हैं, बस ये कहीं अखबार में नहीं लिखा है, कोई बयान नहीं दे रहा है, इसका मतलब सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत है। 2-2 पर्ची दे दो, और इस बूथ पर चूंकि मुस्लिम हैं, यहां पर भाजपा विरोधी हैं, तो वोट न डालने दो। और पुलिस अधिकारी उस काम में लग जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी जाति देखकर, धर्म देखकर कहां गोली मारना है, कहां जेल में डालना है और कहां चुपचाप निकल लेना है, ये जब आप होते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहां कानून के राज से चल रहे हो, संविधान के राज से कहां चल रहे हो। आपके सामने जब मुसलमान होता है, आपके सामने जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आपको चिन्हित कर दिया गया है कि इनको तो लाठी मार करके कुछ भी कर लेना है, सर्वे होने वाला है, सर्वे होने के नाम पर जब आप जा रहे हो तो क्या पुलिस को, प्रशासन को या लोकल इंटेलिजेंस को ये नहीं पता था कि वहां विवाद हो सकता है? आपने कोई तैयारी की थी आपके? और पुलिस, एक प्रज्ञा जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जो सर्वे करने वकील गया, वकील के साथ कौन लोग थे जो नारा लगा रहे थे और उनके आसपास भी पुलिस खड़ी थी, जय श्री राम का नारा लग रहा था उन बस्तियों में चिढ़ाते हुए, ये अब लेके रहेंगे मंदिर, ये है रामलला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, यहां से शुरू हुआ है। और इन्हीं कुछ नारों की वजह से ही एक अफवाह उड़ गई कि तोड़फोड़ हो रही है मस्जिद में,
जिसके बाद ये विवाद उग्र होता गया। क्या आपको लगता है कि पुलिस ने अब जितनी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, आरएफ लगी है, तमाम सुरक्षा बल लगा हुआ है, क्या ये जब उत्तर प्रदेश से डॉक्टर लक्ष्मी यादव जी मंदिर मस्जिद का मुद्दा इतना सेंसिटिव है, तो कहां थी फोर्स? क्या ये जानबूझकर कराया गया? जो उग्र करना चाह रहे थे फिर वो बाद में शांत क्यों करेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं। कई बार ये बात होती है, जैसे अब मुकदमा कर दिया जाएगा वहीं के सांसद विधायक पर, बशर्ते कि वो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी वाले का मुकदमा होगा तो उसका कुछ होगा नहीं। हमें एक बात समझनी है कि क्या, चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू पर बात कर लेते हैं। 19 नवंबर को सर्वे हुआ, मतलब एक दिन में कोर्ट में कोई जाता है, याचिका दायर करता है कि आईने अकबरी में फला बात लिखी है, बाबर की किताब में ये फला बात लिखी है, बाबरनामा में इसके नीचे 250 साल पुरानी मस्जिद है, उसके पीछे ये मंदिर था, हरिहर मंदिर था। कोर्ट के सामने जिला न्यायालय में ये बात गई, जिला न्यायालय ने कह दिया कि हाँ ठीक है, सर्वे कराओ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अयोध्या में जब खुद उत्खनन के कार्य चल रहे थे, अब तो खैर वो मामला चूंकि शॉर्ट आउट हो गया इसलिए बार बार उस पर कुछ कहने का मन नहीं होता, लेकिन फैक्ट क्या है, बौद्धिस्ट अवशेष वहां मिले कि नहीं मिले, बुद्ध के अवशेष मिले कि नहीं मिले। आज कोई बौद्धिस्ट अगर जाकर कहे कि ये जो धाम है, ये मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है इसका जरा हमें सर्वे करना है, हमें लगता है ये बुद्ध की मूर्ति है, इस मंदिर में लगे इमारत में पत्थर और सामान जो लगे हैं वो बुद्ध के हैं, क्या कोई जिला न्यायालय, छोड़िए हाई कोर्ट, यह अपील का स्वीकृति देगी कि हाँ ये बुद्धिस्ट लोग सही कह रहे हैं, जाओ जरा सर्वे कर लो? ये एक मंदिर का सर्वे कराने वाले लोग मस्जिद के लिए चले गए तो मस्जिद का सर्वे करने की छूट दे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर 19 नवंबर को अगर वो लोग इतना आतंकी थे, दंगाई थे, बलवाई थे, तो पहले दिन जब सर्वे हुआ तब क्यों ये नहीं हुआ, पथराव क्यों नहीं हुआ? पहले दिन जब सर्वे हुआ तब क्यों ये सारी चीजें नहीं हुई? पहले दिन तो चुपचाप सर्वे हो गया और सारे लोग अपने घरों को चले गए। फिर जुम्मा आता है, जुम्मे की नमाज के वक्त भी पुलिस अलर्ट रहती है, कुछ भी नहीं होता है। फिर ये अचानक मतदान मतगणना के बाद 23 नवंबर को ये सब हुआ, 24 नवंबर को अचानक सुबह अचानक सब कुछ हुआ कि भाई सर्वे टीम जाएगी। सर्वे टीम गई, सर्वे टीम चली भी गई, क्या सुबह सुबह जाते ही सर्वे टीम पर हमला हो गया? नहीं हुआ। ये फैक्ट्स हैं। अब मैं ये कहते हुए भी कह रहा हूं कि अगर कोई निष्पक्ष और तटस्थ जांच होगी तो एक एक पहलू का जांच होगा। जब वो लौट रहे हैं, नारे लग रहे हैं, अफवाह उड़ रही है, और उस समय आप किसी की भावनाओं को, आपकी भावना अगर भावना है तो दूसरा भी अगर एक धर्म में आस्था रखता है तो वो भी उनमें भावनाएं आहत होंगी, तो वो भी भावनाओं को भावनाओं की तरह से वो रखेगा। ये विवाद हो गया तो पुलिस विवाद होने दे रही थी क्या? पुलिस गोली चला रही है। अब ये पुलिस यूं करके सामने गोली चला रही है, उसके तुरंत बाद वहां के डीएम, कमिश्नर और एसपी का बयान आ रहा है कि हमने गोली नहीं चलाई, वीडियो है कि गोली चलाई। ये ठीक वही बात हुई कि हमने मतदाताओं को रोका नहीं वोट डालने से, जबकि वीडियो बता रहे हैं कि बंदूक तान दी भाई तुमने और मतदान प्रतिशत गिरा दिया और लोगों को लाठी मार करके तुमने बाहर किया है कि भाई यहाँ तुम्हें अधिकार भी नहीं था कि पुलिस आई कार्ड नहीं चेक करेगी, फिर भी पुलिस ने चेक किया। तो सबूत जब होते हैं तो उसका बस ये होता है कि निष्पक्ष जांच तो इस देश में होगी कहां? अखलाक के फ्रिज में क्या था, जुनैद कैसे मरा, पहलू खान को कौन लिंच किया, रकबर को कौन लिंच किया, किस पर किसको न्याय मिल गया? अरे भाई आज इस देश में जेएनयू का एक शोधार्थी उमर खालिद 4 साल हो गया जेल में है, ट्रायल तक नहीं हुआ है। आपने मुसलमानों को यहां पहुंचा दिया है, आप केवल अफवाह। और लक्ष्मण यादव जी ये भी तो देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश में फैसलों के लिए, न्याय के लिए देश के लोग कहां कहां पैर घिस जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते। एग्जैक्टली। और यहाँ और कोर्ट ने तुरंत बिजली की रफ्तार से एक दिन में जैसे ही सर्वे भी हो गया, सर्वे भी हो जाता है तुरंत। मतलब आप कल्पना, मैंने यही कहा, आज भी मैं कह रहा हूं इस देश का सबसे बड़ा विवाद अगर आस्थाओं का होगा, और कल चूंकि बौद्धिस्ट लोग देखिए संख्या में बहुत कम है और वो बुद्ध को मानते हैं, चूंकि इस तरह से विवाद नहीं होता, वरना इस देश का सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो जाए अगर बुद्ध को मानने वाले अपनी खुदाई करवाने लगे कि चलो भाई हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कौन किया, हमारे बुद्धिस्ट अवशेषों का विनाश किसने किया। उस समय तो मुगल आए नहीं थे, उस समय तो तुर्क आए नहीं थे, तो ये बुद्ध के खिलाफ जो युद्ध हुआ है उसका हिसाब होने लगा। ये इसमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा।
आप मुसलमानों को 500 साल का हिसाब लेने के लिए बार बार बाबर को गाली, बार बार इन चीजों को दे करके मौजूदा वक्त में जाति के नाम पर जो चेतना फैल रही है, जाति जनगणना की मांग हो रही है, हिस्सेदारी की मांग हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए कोई नारा दे रहा है बंटोगे तो कटोगे। जबकि सवाल ये हो रहा है कि आपकी सरकार है, आपके शासन में कितना रोजगार मिला, कितना न्याय मिला, कितनी सुरक्षा मिली, हिसाब दो ना। आप अपना हिसाब देना नहीं है, इसलिए केवल धर्म के नाम पर दंगा कराओ और मुसलमानों को आप टारगेट बना के बुलडोजर चलाओ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर रोका न प्रज्ञा जी, वरना आरोप लगने मात्र से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से घर गिरा दिए गए। तो ये बड़ा चिंताजनक है जी। तो एक बात बताइए, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बड़े पत्थरबाज है, खूंखार है, आताताई है, इतने भयानक हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों ने आपस में गोली मार ली, हमने तो गोली चलाई नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये एक तो अभी सवाल होता है कि खुद ही आपस में गोली चला लेता है, आपस में गोली मार लेता है। हाँ, जैसे आज मैं सुन रहा था वहां के एसपी का बयान, तो वो कह रहे थे कि सरकारी गाड़ी नहीं चली है, प्राइवेट गाड़ी चल गई, निजी जी। वाह। और निजी गाड़ी से पुलिस वाले क्या करने आए थे? सरकारी काम के सरकारी काम कर लिए, मतलब आपात स्थिति हो गई थी, कोई छुट्टी पर रहा होगा, घर में रहा होगा, पुलिस ने अचानक उन्हें बुलाया होगा, निजी गाड़ी से वो आ गए होंगे। मतलब मुझे याद आ रहा है कि इलाहाबाद में विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, तो सादे ड्रेस में सबसे पहले लाठी मारने वाले लोग सादे ड्रेस में पहुंचे। पुलिस को ऐसा क्या हो जाता है कि सादे ड्रेस में और बड़े गुप्त तरीके से ये सब करते हैं? असल में मैं तो कहूंगा कि जांच का विषय है, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये भी जोड़ दूं कि ऐसी कोई निष्पक्ष और तटस्थ जांच अब इस देश में होगी, इसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है कि गोली कौन मारा और कौन मर गया। बहुत कम उम्र के लोग मार दिए गए। ये वही संबल है, ये वही जिले हैं जहां पर, भाई देखिए, अगर एक मंदिर और मस्जिद के बीच एक तो झगड़ा आप खड़ा कर रहे हैं, अभी कल को ये आरएसएस का पुराना नारा था कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो काशी वाले में, ज्ञान वापी में। और एक जोड़ा तथ्यात्मक चीज जरा जान लें प्रज्ञा जी, कि इस देश में सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है जस्टिस चंद्रचूड़ की। अभी तो रिटायर हो गए हैं जस्टिस चंद्रचूड़, और रिटायर होने के बाद अब उनको ये देखा जा रहा है कि भाई बड़े महत्वपूर्ण थे। अयोध्या मामले में जो उन्होंने फैसला लिखा है, वहां एक खिड़की दरवाजा खोल दिया जिससे ये विवाद पैदा हो गए। उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो बना था, वो इसीलिए लाया गया था क्योंकि मंडल के विरोध में कमंडल मंदिर का आंदोलन चल रहा था। तो बार बार आरएसएस ये बात कह रहा था कि हमें कई मस्जिदों के नीचे से मंदिर खोजना है। तो 1991 का उपासना स्थल अधिनियम लाया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जैसे हैं उन्हें उसी रूप में मान लिया जाएगा, उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। राम मंदिर फैसला लिखते समय जब भगवान को याद करके चंद्रचूड़ लिख रहे थे, और जिसके बाद एक दिन आता है कि त्योहार मनाने प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाते हैं, वो ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसको कोर्ट किया गया। ज्ञानवापी 2022 मई 2022, शायद 20 या 21 मई 2022 का मामला है। उस समय कोर्ट कहता है कि देखो भाई, कौन सा धार्मिक स्थल पूर्व में क्या था, इसकी जांच करने से उपासना स्थल अधिनियम 1991 हमें रोकता नहीं है। ये व्याख्या की जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने, और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वो गलियारा खोल दिया जिससे आग की लपट पहले संभल पहुंची है और फिर जाने कितनी जगह पर जा सकती है। कि भाई चलो, अब धार्मिक स्थल की मूल में क्या था, उसके पूर्व में क्या था, उसके बुनियाद में क्या था, इसके लिए सर्वे, इसके लिए खुदाई, इसके लिए झगड़ा, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये जहर बो करके वो चले बिना दूसरे पक्ष की बात लिए। ये तो उन्होंने कहा नहीं था, ये बाकी लोग प्रयोग में लाते हैं। ये जैसे बोला नहीं गया था। फैसला आया, इसमें मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि आपने तो मुस्लिम पक्ष की बात ही नहीं सुनी और आप सर्वे करने के लिए निकल आए। वही तो बात है कि अगर यह देश में न्याय होता तो इस तरह के सवालात सामने नहीं आते। मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं, बौद्धिस्ट लोग गए कि अयोध्या में जो खुदाई हो रही, जरा हमारा भी पक्ष ले लो, सुना ही नहीं गया। आज अगर जाकर के आप कह दो कि ये हम भी लक्ष्मी यादव जी, सपा आरोप लगा रही है कि ये जानबूझकर कराई गए दंगा है जो संभल में हुआ, आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, मेरा मानना साफ तौर पर यह है कि ये पूरी तरह से नियोजित प्रायोजित परिस्थितियां हैं। ये घटनाएं हुई नहीं है, ये बाकायदे क्या कराई लाभ गई है हैं। और किसको लाभ देख रहे हैं आप? ये इसमें भारतीय जनता पार्टी उसी दंगाई और नफरत के माहौल को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके जरिए वो बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति या लखनऊ की कुर्सी सिक्योर हो जाए, दिल्ली में दावेदारी पुख्ता हो जाए। एक लाइन में हमने सारी बात कह दी। इसलिए देश को जितनी बड़ी नफरत की आग में डालना है डाल दो, जहां दंगा कराना है करा दो, पुलिस का इस्तेमाल करो, न्यायपालिका आपका साथ देने लग रही है और टेलीविजन बैठ करके ये कहेगा कि पत्थर मार दिया तो गोली मार दोगे, पत्थर मार दिया देखो पत्थरबाज हैं, देखो ये हैं आतंकवादी हैं, देखो दंगाई बलवाई हैं और 800 लोगों के नाम ज्ञात है, तो जिसको मन कर उसको जेल में डाल दो। तो ये एक सुनियोजित साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का यही मॉडल है। वो इस देश में संविधान को कतई दिल से नहीं मानते। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो काम कर रहे हैं। वो उन्होंने संविधान का विरोध किया 1949 के 3-4 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ और 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में आरएसएस लिख रहा है कि ये संविधान तो गड़बड़ है, ये हमारा संविधान है ही नहीं, इसको हम मानते ही नहीं। फिर 1986 में इसका विरोध किया, 1993 में इसका विरोध किया, अभी 400 सीट मांग रहे थे संविधान बदल जाए। ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। वो इस देश में संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सबको सबके हिस्से का हक अधिकार दे नहीं पा रहे, शिक्षा रोजगार दे नहीं पा रहे, वहां वैकेंसी नहीं हो पा रही। ये उत्तर प्रदेश है, 5 साल से टेट और पेट की डिग्री लेकर के बच्चे बैठे हैं, वैकेंसी करा नहीं पा रहे और एक भी एग्जाम ढंग से करा नहीं पाया और नौकरी वहां पे हुई नहीं, महंगाई इतनी कम, कोर्ट डांट फटकार कर रही है, पूरी तरह से फेल है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो आप उस फेल पर चर्चा न करें, इसलिए दंगा पर चर्चा करें। इसलिए तो चलो भाई मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजो, यही एक काम बचा रह गया है और इसलिए यह भाजपा की साजिश है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आपने उपचुनाव जैसे कराए हैं, क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? क्या इतने % लोग जब वोट ही नहीं डाल पाएंगे, चिन्हित करके बंदूक तानी जाएगी, तो इस पे चर्चा ना हो। इसलिए इस तरह के विवाद तुरंत लाए जा रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 4 से 5 नौजवानों की जान चली जाए। इस देश में एक एक जान की कीमत है और इसका जवाब कौन देगा? उनके परिवार को। जैसे वो गोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया, कौन पूछ रहा है कि आज उसके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, क्या उसका न्याय मिला, उसके परिवार किस मुश्किल में है? वैसे ही आज ये नईम मरा या कोई 4-5 मुस्लिम नौजवान मर गए, तो कल को ये इनकी परिवार को कौन रक्षा करेगा? ये बीजेपी का मॉडल है, बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी ही ये सब करा रही है। ये साफ तौर पर दिखता है क्योंकि सरकार आपकी है। आप चाहते देश के मीडिया पर भी बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल गायब हैं कि जब सर्वे करने के लिए टीम गई तो फिर कहां थी पुलिस, कहां था पुलिस बल, कहां थे ड्रोन? जब आपको पुलिस को हर एक छोटी छोटी जानकारी रहती है, पुलिस का अपना एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, पत्थर कहां से आ गए, कहां से लाए गए, इन सवालों का कोई जवाब देने वाला नहीं है। पुलिस बउआ बनी बैठी है। नकाबपोश लोग कहां से आ गए, कौन थे नकाबपोश लोग, वो प्राइवेट गाड़ियां कहां से आ गई, ना कोई सवाल पूछने वाला है मेन स्ट्रीम मीडिया में और ना ही कोई जवाब देने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं लक्ष्मण यादव जी चलते चलते आपसे एक और बात पूछ लूं, पहली नजर में आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है? सीधा सवाल अंत में। देखिए, इसका सीधा जिम्मेदार इस देश में नफरत की आग लगाने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वाले, इस नफरत में गरीब कमजोर मजलूम बच्चों को झोंक करके अपनी कुर्सी बचाने वाले साफ तौर पर इसके जिम्मेदार हैं और वो कुर्सी बचाना चाहते हैं ताकि रोज आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते रह जाओ। मंदिर वाले भी भूखे हैं, मस्जिद वाले भी भूखे हैं, बेरोजगार। इधर एक बड़ा अच्छा शेर है कि इंसान परेशान यहां भी है वहां भी, इंसान में हैवान यहां भी है वहां भी, दोनों तरफ गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। ये प्रायोजित एक मॉडल है, याद रखना, ये बहुत खतरनाक मॉडल है। ये मॉडल वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचार के मानने वाले लोग हैं। अच्छा, इसका मैं एक बात जवाब में जोड़ दूं, ये जो याचिका करता है ये कौन आदमी है? इसका भाजपा से क्या रिश्ता है? इसका आरएसएस से क्या रिश्ता है? तो भाजपा आरएसएस का आदमी याचिका करे, भाजपा आरएसएस के पक्ष में माहौल बने, जय श्री राम का नारा भीड़ वहां जाकर के लगाए और अचानक से सब दंगा हो जाए। मीडिया तो देखिए ये सवाल नहीं पूछेगी। आपने बहुत जरूरी बात कही कि मीडिया को केवल ये दिख रहा है पत्थर क्यों मारा, पत्थर कहां से आया, कहां से ये सब जुटा। दिल्ली दंगे में सारे मुसलमान जेल में हैं, दिल्ली दंगे में हिंदुओं ने कुछ नहीं किया था,
मतलब अगर दो तरफ से लड़ाई हो रही है तो दो तरफ से लड़ाई में दोनों तरफ के लोग तो जेल में होंगे। तो ये एक मॉडल है जिसमें आप मुसलमान को इतना कमजोर कर दो कि कल को उनके बीच का कोई कट्टरपंथी खड़ा होकर कहे कि अब तो सड़कों पर उतर करके मुसलमानों बदला लेना है, अब चाहे जान। यही चाहती है बीजेपी आरएसएस, यही चाहती है कि आप पत्थर मारो, यही चाहती है कि आपके सब्र का इम्तिहान इतना हम लेते जाएं कि आप एक पत्थर मारो, उसके बाद हम गोली मारेंगे, हम जेल में डालेंगे, मेनेसे लगाएंगे। ये है उनके दोषी प्रज्ञा जी। और मीडिया इस पर बात नहीं करना चाहती है। एक पत्रकार ने एक दिन के लिए बोल दिया कि एक दिन सर्वे हुआ था, दूसरे दिन की क्या जरूरत थी। और सर्वे हो रहा है, एलआईयू होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, पुलिस होती है, एसएचओ होता है, वहां के चौकी इंचार्ज होता है, वहां पुलिस होती है। और पुलिस और डीएम एसडीएम के पास वहां के लोकल प्रभावशाली दोनों पक्ष के लोगों के नाम होते हैं कि अगर कोई चीज होनी है तो दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया जाए, दोनों पक्ष से बातचीत की जाए और एक राय मशवरा किया जाए। इलाके को सील कर दिया जाता है लक्ष्मण जी, पूरा इलाका सील हो जाता है। आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते थे कि पत्थर हो जाए। अच्छा, पत्थर नहीं हुआ तो लौटते समय नारा भी लगवा दो कि जो मतलब चढ़ाओ इतना। एक समय के बाद जाते थे आपका सब्र टूटे और फिर हमें मौका मिल जाए हमें ये दिखाने के लिए कि देखो अब जेलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, बुलडोजर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वही दोषी हैं प्रज्ञा जी, जो इस नफरत की आग में अपनी रोटी सेक कर अपनी कुर्सी महफूज करना चाह रहे हैं। और गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे जो अच्छी शिक्षा नहीं पाए, अच्छा रोजगार नहीं पाए, वो इसकी भेंट चढ़ेंगे। सीधा सा फॉर्मूला यही है। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।